सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? चलो, इससे पहले कि हम लोग सेशन स्टार्ट करें, मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि हेडिंग तो आप लोगों ने देख ही ली है। जिस दिन का आप लोग इंतजार कर रहे थे, शायद लास्ट 1.5 मंथ से, राइट? मेरे ख्याल से 1.5 मंथ हो गया हम लोगों को, जितना मुझे याद आ रहा है। एज फार एज आई रिमेम्बर कि कब से ज्वाइनिंग हुई थी आप लोगों की? 30 अप्रैल से। हाँ, तो देखो एग्जैक्ट 1.5 मंथ हो चुका है। और फाइनली अब आज वो दिन आ चुका है जब आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो फिजिक्स पढ़ने के लिए। जब आप लोगों को पूरा बेसिक मैथ्स, मैथमेटिकल टूल्स, वेक्टर्स और इन सब की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। अब आप देखो किस तरह से वो सारे टॉपिक्स फिजिक्स के हर टॉपिक में यूज होंगे, हर जगह यूज होंगे, बार बार यूज होंगे, हर बार हर समय यूज होंगे। पर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरे पास आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, एक पोल है। मीनवाइल बाकी स्टूडेंट भी शायद अभी एडअप हो रहे हैं धीरे धीरे। सब एडअप हो जाए तो हम स्टार्ट भी करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए मैंने आपको बताया था कुछ रूल्स हैं जो आपके मॉड्यूल में दिए हुए हैं। मैं भी सेम रूल्स लिखवाने वाला हूँ। और ऐसा लगा तो हम किसी दिन लिखवा देंगे। आज तो हम काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, बता देना अगर ऐसा लगता है आपको, कुछ डाउट आता है तो हम किसी दिन लिखवा देंगे। मैंने इसलिए उसको टच करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी वो रूल्स मैंने देखा आपके मॉड्यूल में दिए हुए थे जो मैं लिखवाने वाला था। सेम रूल्स है, मैं कोई अलग लैंग्वेज में नहीं लिखवाने वाला था उनको। मैं भी लिखवाता, सेम लिखवाता कि राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, कौन से नंबर सिग्निफिकेंट है, कौन से नहीं है। तो वो कुछ बेसिक 5-6 रूल्स हैं। डेली अगर आप एक रूल भी याद रखोगे, 1 रूल पर डे भी याद रखोगे, तो मेरे ख्याल से जब तक हमारा ये काइनेमेटिक्स 1D की इक्वेशन तक पहुंचेगा, तब तक आपके वो सारे रूल्स कंप्लीट हो जाएंगे। 5-6 दिन में ही सारे रूल्स आपको याद हो जाएंगे, राइट? फिर भी अगर कभी ऐसा लगता है तो मुझे बता देना। एग्जाम से पहले पहले अगर आपको कभी ऐसा लगता है बता देना। एक बार उसको हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। पर आज हम लोग एक्साइटमेंट लेवल को कम नहीं करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। पर नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, और जब तक बाकी स्टूडेंट्स एडअप हो रहे हैं धीरे धीरे, जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बता दो। सिंगल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस वाला नहीं है ना, ये पोल ध्यान रखना। टफ कंपटीशन चल रहा है 1 और 4 में। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 दोनों ऑप्शन में बहुत टफ, बिल्कुल इक्वल लेवल का कंपटीशन चल रहा है। अभी तक 90% वोटिंग हो चुकी है। 10% पता नहीं क्या कर रहे हैं, वोट नहीं कर रहे अभी तक। 90% पोलिंग हो चुकी है अभी तक। हाँ हाँ, रिजल्ट शेयर करेंगे। पोलिंग का रिजल्ट बिल्कुल शेयर करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड्स दे रहे हैं। जिन लोगों ने पोल नहीं किया है जल्दी से कर दो। हेडिंग देखकर तो एक पोल बनता है। चलो, इसी के साथ हम लोग पोलिंग एंड कर रहे हैं। दैट मार्क्स द एंड ऑफ द पोलिंग। और अब हम, क्या लगता है बताओ, कौन सा ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर किया होगा? बिल्कुल। चलिए, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही एक्सपेक्ट किया है। रिजल्ट शेयर कर देते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, 81% लोग एक्साइटेड है। ये दो स्टूडेंट हैं, पता नहीं कौन दो हैं। ये वही दो हैं, एक रामानुजन और दूसरा कौन था? मैं भूल गया, नाम भूल गया। रामानुजन और दूसरा कौन था अपनी बैच में? रामानुजन और, हाँ, आर्यभट्ट। बिल्कुल, आर्यभट्ट और रामानुजन ये दो हैं। एक आर्यभट्ट एक रामानुजन, इन दोनों ने नो करा है। बाकी 81% लोगों ने यस करा है। और 11% लोग थोड़े से डरे हुए हैं। पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है। आगे ये भी हर टॉपिक में यूज़ होगा। देखो, नीडलेस टू से कि जो जो टॉपिक्स हम पढ़ते जाएंगे, आगे आने वाले टॉपिक्स में इनका एप्लीकेशन होता रहेगा। चलिए, तो विदाउट मच अडू अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। टॉपिक टॉपिक का नाम है काइनेमेटिक्स। वेलोसिटी, ट्रेजेक्ट्री, सारी चीज़ें हमें पढ़नी है, राइट? मूवमेंट, ओरिजिन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो बस मेन हेडिंग लिख लो, है ना? सिर्फ मेन हेडिंग लिखनी है। मेन हेडिंग है, नए पेज पर नई एनर्जी के साथ, नए पेज पर नई एनर्जी, नई एक्साइटमेंट के साथ एक नई हेडिंग डाल लो। हेडिंग का नाम है काइनेमेटिक्स। ये पता है 11th वाले स्टूडेंट्स का ये सबसे फेवरेट टॉपिक होता है। इतना मुझे पक्का पता है
कि 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका भले ही फिजिक्स फेवरेट हो ना हो, वो तो मुझे नहीं पता, बट ये टॉपिक जरूर फेवरेट होता है, क्योंकि यही तो ऐसा टॉपिक है अकेला फिजिक्स का जो समझ में आता है। यही अकेला एक ऐसा फिजिक्स का टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा समझ में आता है, तो फेवरेट तो होगा ही। ठीक है, चलो, तो अब हम उसको स्टार्ट कर ही देते हैं। काइनेमेटिक्स की स्टार्टिंग होगी काइनेमेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन से। आंखें बिल्कुल चिपका के रखनी है स्क्रीन पर, स्क्रीन के बाहर इधर उधर आंखें नहीं जानी चाहिए कहीं भी, पूरी आंखें चिपका के रखो, दोनों आंखें स्क्रीन पर। काइनेमेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन बताओ। कोई अगर आपके घर मान लो मेहमान आता है, वैसे तो आजकल मेहमान वगैरह आते ही नहीं है ना, आजकल तो आना जाना सब लोगों का बंद हो गया है, तो तब से थोड़ी सी शांति है। पर मान लो फिर भी लेट अस अज्यूम कि आपके घर कोई रिलेटिव आ गया, एकदम से रिलेटिव आ गया, फिर घर वालों ने आपसे मिलवाया, तो वही कॉमन क्वेश्चन, बेटा क्या कर रहे हो, आगे की क्या प्लानिंग है, और आपने बोल दिया कि हम तो एलन में हैं और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे ही उन्हें पता चलेगा तुरंत वो क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, बताओ काइनेमेटिक्स क्या होता है। तो क्या जवाब दोगे बताओ, घर वालों के सामने उन्हें क्या जवाब दोगे। भाई जरा भी आपको पता है ना, रिलेटिव सामने जरा सा भी जवाब इधर उधर हो गया तो पता है ना फिर क्या होता है। हाँ, नहीं नहीं, मेरा नंबर क्यों दोगे, मेरा नंबर नहीं देना है किसी को, मेरे पास फोन ही नहीं है, मेरा नंबर किसी को नहीं देना है, मेरा नंबर है ही नहीं, मेरे पास नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो पता होना चाहिए सबको काइनेमेटिक्स क्या होता है, बताओ जल्दी बोलो। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, स्टडी करेंगे, तो वो सब कुछ आता है अंडर द हेडिंग ऑफ काइनेमेटिक्स। कहाँ देखा है आपने मोशन होता हुआ, बताओ रियल लाइफ में कहीं देखा है। हेलीकॉप्टर का मोशन देखा होगा, ट्रेन देखो मैंने बनाई है, ट्रेन का मोशन देखा होगा, ये सुपरमैन बनाया है मैंने इतनी मेहनत से, सुपरमैन का मोशन देखा होगा। जो रेस होती है, रेस में आपने देखा होगा एथलीट्स रन करते हैं, कार्स देखी होगी आप लोगों ने, ये देखो ये आप भी हो, आप भी कहीं बार रन करते हो। ये जापान वाली बुलेट ट्रेन है, ये प्लेन है, ये रिवर राफ्टिंग हो रही है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मोशन है। तो जब हम इनको स्टडी करेंगे, बस पूरे टॉपिक में हमें यही करना है, इन सबके मोशन को स्टडी करना है, और उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसी स्टडी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहला पॉइंट, इसकी डेफिनेशन लिख लो, जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिख लो। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन। मोशन को स्टडी करेंगे बड़ा मजा आएगा, इक्वेशंस पढ़ेंगे और उसमें खूब सारा मैथ्स लगाएंगे, जो कभी सोचा भी नहीं होगा आपने कि इतना सारा मैथ्स भी लगता है इक्वेशंस में और मोशन में। खूब सारा मैथ्स लगाएंगे, ट्रेजेक्टरी वगैरह निकालेंगे, प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी कुछ एक्साइटिंग होने वाला है आगे, क्योंकि फिजिक्स तो अब स्टार्ट हो ही गया है। चलो, तो पढ़ चुके हैं, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स, बस एक ही बार बताना है, बार बार नहीं बताना है, सेम डेफिनेशन, वही सेम डेफिनेशन लिखी हमने। ठीक है, द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। अब होता क्या है, जब इसको स्टडी करते हैं, तो स्टडी करने के लिए हमने क्या करा, मोशन को तीन अलग अलग टाइप से क्लासीफाई करा है, ताकि हम उसे इजीली स्टडी कर पाए। क्लासिफिकेशन कर दिया, तो पहला क्लासिफिकेशन होता है वन डायमेंशनल, दूसरा होता है टू डायमेंशनल, तीसरा होता है थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इसको हम लोग बहुत बार या कॉमनली रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं, ध्यान रहे। कभी मान लो क्वेश्चन में आपको ये टर्म लिखा हुआ मिलता है रेक्टिलिनियर, मीन्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो ध्यान रहे इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि रेक्टिलिनियर मतलब ये कौन सा नया मोशन है, ये तो हमें स्कूल में यहाँ कोचिंग में पढ़ाया ही नहीं गया। रेक्टिलिनियर मीन्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन। टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल क्या होते हैं वो भी हम पहले बता देते हैं, फिर नोट करवाएंगे। या चलो लिख लो, पहले पहले लिख लो, फिर हम आपको फोटो बताएंगे, अभी से फोटो बताएंगे सस्पेंस खत्म हो जाता है। पहले हेडिंग डालो, फिर हम इसकी फोटो बताएंगे और अच्छा लगेगा, थोड़ा सस्पेंस रहना चाहिए हर चीज में।
फर्स्ट इज वन डायमेंशनल, सेकंड इज टू डायमेंशनल, थर्ड इज थ्री डायमेंशनल। आओ अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वन डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल, ये फोटो मैंने ही ली थी। स्पेशली मुझे पता था, जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे उसके लिए मैं ही गया था ये फोटोग्राफी करने के लिए। मैंने ही सोचा कि एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने ही फोटोग्राफी करी है। तो इसके, अरे झूठ थोड़ा ना बोलूँगा मैं। इसके कैप्शन क्रेडिट्स को क्या बोलते हैं, फोटो क्रेडिट, हैशटैग वाले जो बोलते हैं ना आप, हैशटैग, कैप्शन क्रेडिट, फोटो क्रेडिट, ये क्रेडिट वो क्रेडिट, जितने भी क्रेडिट होते हैं, है ना, वो सब मुझे मिलने चाहिए। सारे क्रेडिट मुझे मिलने चाहिए इसके। तो गाड़ी भी मैं ही चला रहा था, फोटो भी मैंने ही ली है, पूरा एफर्ट मैंने करा है। तो ड्राइविंग क्रेडिट, फोटो क्रेडिट, दुनिया भर के जितने भी क्रेडिट हैं वो सब मुझे मिलने चाहिए। ठीक है। तो ये देखो, ये रेक्टिलिनियर मोशन, अभी हम इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे कार के मोशन पर। ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम बहुत सारे, कि कार का पाथ ऐसा था तो बताओ इतनी देर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, स्पीड कितनी होगी, ये वो वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे। दूसरा रेक्टिलिनियर मोशन जो हम पढ़ेंगे वो होगा वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। जब आप के घर के बालकनी से सेवेंथ एट फ्लोर से नीचे देखते हो कोई आ रहा है, तो उसके ऊपर पत्थर गिराते हो, है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उठाते हो और ऊपर से छोड़ देते हो, गिराते हो उनके ऊपर, तो वो जो मोशन होता है वो क्या होता है, वो होता है वन डायमेंशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये भी हम पढ़ेंगे। लिखना कुछ भी नहीं है इसमें से, समझना है। फिर इंटरेस्टिंग जो है बात वो तो ये है, जो अब आपको पता चलेगी ट्वेल्थ में, इलेवेंथ में, इलेवन ट्वेल्थ में आप ये पढ़ोगे, टू डायमेंशनल मोशन। और हमारे सिलेबस में इसके दो इंटरेस्टिंग केस हैं। पहला है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हमें पढ़ना है डिटेल में। प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में इसी टॉपिक में। प्रोजेक्टाइल मोशन देखा है कभी? ये देखो, ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। परफेक्ट थ्री पॉइंटर देखा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टू डायमेंशन में है। ये हमारे कोर्स में है, इक्वेशन पढ़ेंगे, इसकी रेंज निकालेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारे कोर्स में आगे जाकर एक टॉपिक ही है पूरा। टॉपिक का नाम है मोशनों का मोशन, सर्कुलर मोशन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टाइप का मोशन। सर्कुलर मोशन, उसके डायनेमिक्स भी हमारे कोर्स में है। दो तीन टॉपिक्स के बाद सर्कुलर मोशन एक अलग ही टॉपिक आएगा। याद करो, मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी आपको पढ़ाया था थोड़ा सा, थीटा ओमेगा अल्फा, याद आया? यूनिट्स एंड डायमेंशंस में बात हुई थी थीटा ओमेगा एंड अल्फा की, राइट? चलिए, तो ये देख लो, ये भी हमारे कोर्स में है, गोल गोल राउंड एंड राउंड सर्कुलर मोशन। ठीक है। चलो, ये सब कुछ हम टू डायमेंशन में पढ़ेंगे। और भी बहुत एग्जांपल होते हैं, बट जो कॉमन एग्जांपल हैं जो हमारे सिलेबस में है वो बताया मैंने आपको। टू डायमेंशन का तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, राइट, पर ये कॉमन एग्जांपल है। चलो, थ्री डायमेंशन का एग्जांपल दो मुझे, थ्री डी का एग्जांपल। थ्री डी के कुछ एग्जांपल दो। क्यूब इज एग्जांपल ऑफ थ्री डी, अरे वाह, गुड, गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और एग्जांपल्स, क्यूब के अलावा सिलेंडर, फिर स्फीयर, फिर और है। हम मोशन की बात कर रहे हैं और आप ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो। देखो, हम बताते हैं, ये एनिमेशन भी मैंने ही बड़ी मेहनत से बनाए हैं इस बार। आजकल मैं क्या है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत प्रो हो गया हूँ, एनिमेशन टेक्नोलॉजी और इन सब मामलों में बिल्कुल मज़ा आ गया है, बिल्कुल। तो हाँ यार, बर्ड वाला एग्जांपल भी अच्छा है, अगली बार से बर्ड वर्ड का एग्जांपल भी डाल दूंगा इसमें मैं, है ना। तो हाल फिलहाल थ्री डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल देखो, कभी काइट फ्लाई करी है आपने? काइट का मोशन थ्री डायमेंशनल। जब आप, वैसे तो आपने अभी तक क्लास अटेंड नहीं करी ना ऑफलाइन, सो सैड ना। अभी तक आप लोग आए नहीं हो ना कैंपस पे, क्या आए हो? कैंपस कितनी बार विजिट करा है अभी तक? अभी नहीं करा अभी तक विजिट, अरे यार।
चलो कोई बात नहीं। तो जब भी आप कैंपस विजिट करोगे, मान लो हमारी क्लास है इस फ्लोर पे, है ना, इस फ्लोर पे मान लो हमारी क्लास चल रही है फिजिक्स की। तो और ऊपर कैंटीन भी है ना। हालांकि कैंटीन बहुत ख़राब है, मतलब ख़राब तो क्या ही बोलूँ, मतलब ठीक है, मतलब वैरायटी कम है, ऐसा बोल सकते हो। ख़राब मतलब इन द सेंस की वैरायटी कम है। ठीक है। ठीक है, मतलब काम चल जाता है ना उससे। पर हम ये सब बातें छोड़ते हुए पहले भी मोशन पे ध्यान देंगे। अभी से आपको कैंटीन की याद क्यों दिलाएं, जब आओगे तब पता चल ही जाएगा क्या मिलता है। कुछ खास नहीं, मतलब चार पांच लिमिटेड ऑप्शंस हैं, मतलब पांच छह लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट ठीक है, मतलब इट डज द जॉब, मतलब हाँ, वो काम हो जाता है मतलब उसमें, है ना। चलो, तो अब हम बात करेंगे, तो अभी देखो भूख लग जाएगी, अभी आधे लोग भाग जाएंगे, इसलिए हम बात नहीं कर रहे हैं ना कैंटीन की। तो आपका जो मोशन होता है, यूं यूं स्टेयर के चढ़ते हुए जाते हो, दोस्तों से मिलते हुए जाते हो, ठीक है, तो ये आपका मोशन होगा, ये कैसा होगा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक। चलो, इसमें से नोट कुछ नहीं करना है, बस समझना है। अब नोट यहाँ से करना है। पहली डेफिनेशन आ रही है आप लोगों के सामने। आज हम बहुत सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें से एक डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन आप लोगों के सामने है। डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR, इसको शॉर्ट में बोलेंगे अब से हम। अब से ना इसका नया नाम देंगे। इसका नया नाम क्या है बताओ? FOR। जब भी मैं आपसे बोलूँ FOR FOR, तो फॉर मत समझना। FOR मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात चल रही है। FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, सुन लो पहले, समझ लो फिर लिखना। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे हो या खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लो, पहले तो बताओ ऑब्जर्वर कौन है। ऑब्जर्वर दिख रहा है? हाँ, ये सब एनिमेशन वगैरह सब मैंने ही बनाए हैं। दिन भर बैठकर मैंने, रात भर जागकर आपके लिए एनिमेशन बनाए। देखो अभी हाल फिलहाल ग्रीन टी शर्ट के वो ग्रीन कलर की टाई दिख रही है उसकी, वो भी देखो मैंने कितने केयरफुली एनिमेशन में बनाई है। ग्रीन कलर की टाई वाला पर्सन बनाया है, देख रहे हो, ध्यान से देखो, बारीक बारीक उसके अंदर आर्टिस्टिक चीजें दिखेगी आपको। ठीक है, बिल्कुल डिटेल्ड चीजें बनाई है मैंने। आर्ट है, कोई मजाक नहीं है, देखा ऐसे बनती है आर्ट। तो देखो आपको यहाँ पर एक ऑब्जर्वर दिख रहा होगा। चलो सबसे पहले मार्क करते हैं ऑब्जर्वर कौन है। ये है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर वो होता है जो चीजों को ऑब्जर्व करता है। ठीक है। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो तो आप क्या होते हो? आप ऑब्जर्वर होते हो, क्योंकि आप आसपास वालों को ऑब्जर्व करते रहते हो, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आप ऑब्जर्वर होते हो। और अब देखो आप क्या कर रहे हो, चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो, वो प्लेटफॉर्म आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स द प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर वी आर मेकिंग ऑब्जर्वेशन, या द फ्रेम फ्रॉम वेयर वी आर मेकिंग ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी जो पर्सन है, जिस फ्रेम में खड़ा है, उस फ्रेम में खड़े होकर पता है क्या बोलता है? ये बोलता है कि ट्री इज एट रेस्ट एंड ट्रेन इज इन मोशन। ये ट्रेन आगे जा रही है और ट्री रेस्ट में है। पर अगर मान लो इसी सेम पर्सन को मैं उठाता हूँ और ट्रेन में बिठा देता हूँ, देखा एकदम से इसका परसेप्शन चेंज हो गया चीज़ों को लेकर। एकदम से ये पर्सन क्या बोलता है, इसके लिए पूरी दुनिया बदल जाती है। इसके लिए एकदम से सारी चीज़ें बदल जाती है, काइनेमेटिक्स बदल जाता है। ये बोलता है कि नहीं, ट्री इज इन मोशन एंड ट्रेन इज एट रेस्ट। क्यों? क्योंकि इसने अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब चेंज कर दिया। अब इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मूविंग ट्रेन इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मूविंग ट्रेन इज द न्यू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कुछ बात समझ में आ रही है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करोगे तो स्टोरी चेंज हो जाएगी। डेफिनेशन लिख लो, फिर और एनिमेशन बताने हैं हमें। पहले डेफिनेशन लिख लो जल्दी से। डायग्राम मत बनाना, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है।
डन। एक एक चीज बता रहे हैं, याद हो जानी चाहिए क्लास में, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, आगे जाके सारी चीजें यूज करूंगा मैं। तो पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या था। ठीक। डन। चलिए, अब बहुत आगे जाके आपको ट्वेल्थ में एक चीज पता चलेगी। ट्वेल्थ में भी नहीं, इंजीनियरिंग में पता चलेगी। इंजीनियरिंग में जब आप रिलेटिविटी वगैरह पढ़ोगे, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तब आपको एक चीज पता चलेगी ये, कि फिजिक्स के लॉज जो होते हैं ना, वो इन फ्रेम्स में सेम होते हैं अगर वो फ्रेम या तो रेस्ट पर हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। इनर्शियल फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं वो हम लॉज ऑफ मोशन में बताएंगे। लॉज ऑफ मोशन में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो क्लासिफिकेशन करेंगे। लॉज ऑफ मोशन में हम, अगला जो टॉपिक होगा हमारा लॉज ऑफ मोशन में, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो क्लासिफिकेशन करेंगे। एक होगा इनर्शियल और एक होगा नॉन इनर्शियल। अब ये क्या होते हैं, मीनिंग क्या होता है, वो हम आगे बताएंगे। तो देख सकते हो कि एक छोटी सी स्टोरी है, खुद ही पढ़ो, खुद ही एंजॉय करो। तब तक हम दूसरी आपको इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। रेस्ट एंड मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर रिलेटिव कंसेप्ट। नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। बोलते हैं ना, कोई भी पूरी तरह से सही नहीं होता, कोई भी पूरी तरह से गलत नहीं होता। सर हम इनकी फोटोज जो एग्जाम्पल है उनके प्रिंट कॉपी में स्टिक कर सकते हैं, अरे बहुत मेहनत लगी है ना। प्रिंट निकालोगे, कॉपी में चिपकाओगे। हाँ कर सकते हो, मतलब एक है ना वैसी बुक बन जाएगी, फिर क्या बोलते हैं, एनिमेशन वाली एक बढ़िया शानदार डिजिटल बुक का एक प्रिंटेड वर्जन बन जाएगा। तो एक नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है ये। पर स्क्रैप बुक टाइप का, हाँ, बट वो मेहनत पे ज़्यादा है ना, मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें। तो देख लो हम क्या बोल रहे हैं इसमें। हालांकि डेफिनेशन लिख लो, काम हो जाएगा, बाकी आपकी इच्छा है। देखो, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कंसेप्ट, नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। मतलब आप पूरी तरह से सही भी नहीं हो, आप पूरी तरह से गलत भी नहीं हो। जैसे कहने का मतलब देखो, ये पर्सन को ये खुद ऐसा लग रहा है कि रेस्ट में है, पर क्या ये एक्चुअल में रेस्ट में है? इसको लग रहा है ये रेस्ट में है, पर ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में तो ये मूविंग है। मतलब ये सब कुछ रिलेटिव है। कोई चीज रेस्ट पर है, कोई चीज मूव कर रही है, सब कुछ रिलेटिव है। एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लो आप रोड पर खड़े हो और सामने से कार जाती है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि देखो कार के अंदर को पैसेंजर और को पैसेंजर दोनों मूविंग है। आपके फ्रेम में तो दोनों मूविंग है, पर कार के अंदर जो पैसेंजर बैठा है उसको उसका पड़ोसी जो को पैसेंजर है वो तो रेस्ट पे दिख रहा है। तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, पर आपको दिख रहा है मोशन में, और ड्राइवर को उसका पड़ोसी को पैसेंजर रेस्ट में दिख रहा है। मतलब सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। हर चीज आपके नजरिए पे डिपेंड करती है। जैसे बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं कि जो भी चीजें होती है वो आपके नजरिए पर, देखने के तरीके पे डिपेंड करती है। तो वो बोलते हैं ना, नजरिया बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। ये कुछ उसी तरह का केस है। यस। जैसे हम अर्थ पे हैं, पर अगर हम देखें बाहर स्पेस से देखें तो अर्थ भी मूव कर रहा है, अर्थ भी रोटेट कर रहा है। तो हम भी रेस्ट पर नहीं है अभी। ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। ये स्टेटमेंट लिखना है सिर्फ आपको, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये अलग से एक पॉइंट में लिखना है। ये अलग से एक पॉइंट चिपका दो, और अलग से एक पॉइंट ही चिपका दो। इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, इनका मीनिंग हम पढ़ेंगे आगे। अभी सिर्फ टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के, मीनिंग हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। ये दो पॉइंट लिख दो अभी। समझ नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया इसमें क्या इसमें क्या समझ में नहीं आया, ये बताओ। है, अब बताओ इसमें, इसमें क्यों आपने हमारी स्पीड कम कर दी है? यहाँ आपने स्टार्टिंग से ही रिटार्डेशन प्रोवाइड कर दिया, बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? हम जानना चाहते हैं इसमें क्या समझ में नहीं आया। ये भी समझ में नहीं आया क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इतनी मेहनत से हमने एनिमेशन बनाए थे, उम्मीदों के साथ सोच के इतना एनिमेशन बनाए थे, पूरी मेहनत बेकार चलेगी, कल से एनिमेशन ही नहीं डालेंगे। नई तारीफ मिलती है, और उल्टा चलो तारीफ तो छोड़ो,
समझ में भी नहीं आता है। लिख ली डेफिनेशन? डेफिनेशन लिखने के बाद, डेफिनेशन लिखने के बाद आपको सिर्फ ये लिखनी है, दो चीजें। एक तो ये, और दूसरा ये पॉइंट। लिखो जल्दी से, अच्छे बच्चों की तरह, बिना मुझे परेशान करे। लिखो जल्दी से। अगर सर मैं रेस्ट पे खड़ा हूँ तो मैं तो पूरी तरह रेस्ट पर खड़ा हूँ, बिल्कुल। आप तो रेस्ट पर खड़े हो, पर कोई और ऑब्जर्वर है तो उसे तो आप मोशन में दिखाई दे सकते हो ना। कोई और अगर ऑब्जर्वर वो आपको देखेगा तो वो क्या बोलेगा कि आप रेस्ट पर नहीं हो, आप मोशन में हो। अच्छा, एक काम करते हैं, समझा ही देते हैं, है ना? नहीं तो रात को आपको नींद नहीं आएगी। देखो, कहाँ समझाएं, जगह तो ही नहीं कहीं यहाँ समझाते हैं। जगह है कहीं बनाने के लिए डायग्राम? कहीं जगह नहीं है। यहीं समझा देते हैं, देखो। समझो इस बात को। आपको समझाने के क्या बार बार कोई स्टोरी बनानी पड़ती है फिर हमें? देखो, मान लो आप एक रोड पर खड़े हो और आपके सामने आपका दोस्त जा रहा है उसकी नई कार में। उसकी कार भी बनाई देते हैं। यार है थोड़ा सा सब लोग समझने, जल्दी जल्दी समझने लग जाया करो। हर छोटी छोटी चीज को हम बार बार नहीं समझाएंगे। ये 8 9 से कंसेप्ट है। जैसे मान लो आपका दोस्त था, वो जा रहा है नई कार में उसकी फ्रेंड के साथ। उसका एक फ्रेंड है, उसके एक फ्रेंड के साथ जा रहा है वो। ठीक है? स्टोरी पे ध्यान देना, फ्रेंड पे ध्यान मत देना, स्टोरी पे ध्यान देना। स्टोरी जरूरी है। ये उसकी एक नई नई फ्रेंड थी, जिसके साथ वो नई नई फ्रेंड के साथ नई नई कार में जा रहा है। और आप कहाँ हो बताओ? कि आप ये यहाँ पे रोड के साइड में खड़े हुए हो, ये खड़े हुए हो। अब बताओ इसमें ऑब्जर्वर कौन होगा? दो ऑब्जर्वर हैं स्टोरी में, ऑब्जर्वर ए भी है और ऑब्जर्वर बी भी है। और ये बताओ ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है बताओ? दो ऑब्जर्वर हैं पर ऑब्जेक्ट तो एक ही है ना। अब समझो ना भाई, कितना डिटेल में समझाओ, रिकॉर्डिंग भी तो ऑन है। समझा करो ना बात को, हर बार एग्जाम्पल चाहिए करते रहते हो। ऑब्जेक्ट कौन है? जिसको आप दोनों मिलके ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे और जिसके मोशन को हम स्टडी करेंगे, ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना? तो हो सकता है इस क्लास से कुछ लोग गलत ले ले मतलब, तो इसलिए उनको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर सिर्फ फिजिक्स की और पढ़ाई की बातें चल रही हैं। ठीक है? तो फिजिक्स की और पढ़ाई की बातों पे ध्यान देना है ना? तो दो ऑब्जर्वर हैं, ऑब्जेक्ट उनके बीच में एक ही है। ठीक है? रियल लाइफ सिनेरियो बताया अब आपको हमने। अब बताओ कि ये कार तो जा रही है, मूव कर रही है। अब बताओ इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए के फ्रेम में क्या है बताओ? इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ए, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। पर इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बी, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर वो कभी चलती हुई कार में डांस ना करे, वो एक अलग बात है, अगर ना, अगर वो ऑब्जेक्ट ही जो है वो चलती हुई कार में प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर डांस करने लगा तो अलग बात है ना? अदरवाइज तो ये केस होगा। अब बताओ कौन सही है कौन गलत है? कौन सही है कौन गलत है वही बताओ। दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। तो वही तो लिखा है हमने, वही तो पढ़ा रहे हैं आपको कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव कंसेप्ट, ये तो सब रिलेटिव है। ठीक है? तो नथिंग इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन, ऐसा। ठीक है? अब समझ में आ गया? देखो सब पर्सपेक्टिव का खेल है। अब जैसे एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि आलिया भट्ट जो है वो कैसी हीरोइन है, तो आप बोलोगे ना कि डिपेंड करता है, आप किससे कंपेयर कर रहे हो। अगर विद्या बालन से कंपेयर कर रहे हो तो आप बोलोगे नहीं, आलिया भट्ट ज़्यादा अच्छी है। राइट?
पर अगर आप कंपेयर करोगे, मान लो नोरा फतेही से कंपेयर करोगे या श्रद्धा कपूर से कंपेयर करोगे, तो आप बोलोगे नहीं फिर थोड़ी सी कम अच्छी है, राइट। इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ध्यान रखना। नहीं तो इस क्लास में बच्चे, मुझे पता है ना, बड़े ही दुष्ट हैं, दुष्ट पापी लोग बैठे हुए हैं। तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो समझ जाओ, रिकॉर्डिंग ऑन है, बस अब इतने में समझ जाओ। अभी रिकॉर्डिंग ऑन है, बाद में बात करेंगे बाकी, ठीक है। तो आप समझ गए रेस्ट ऑफ मोशन क्या है, दे आर रिलेटिव कंसेप्ट, बस। अब इससे ज़्यादा स्टोरी हम नहीं बताएंगे आपको, अब हम नई डेफिनेशन पे जाएंगे। यार जैसे आप लोगों का क्या भरोसा नहीं ना। अब कभी भी एक चीज बताओ, जब भी आप फिजिक्स क्लास अटेंड करते हो, पहले तो मुझे ये बताओ, जब भी फिजिक्स क्लास अटेंड करते हो तो अलग से एक रूम में, रूम के कोने में बैठ कर ईयरफोन वगैरह लगा कर सब लोगों से दूर अटेंड करते हो ना। ऐसा तो नहीं कि स्पीकर पे लगा कर, वो क्या बोलते हैं, म्यूजिक सिस्टम पे लगा कर बढ़िया है, पूरी कॉलोनी को बुला दिया कि आओ फिजिक्स वाले सर की क्लास चल रही है, और वो पूरी कॉलोनी में वो प्रोजेक्टर लगा के बैठा के सबको दिखा रहे हो कि देखो हमें तो इस तरह से टेस्ट मोशन पढ़ाया जाता है ना। वैसा मत करना। क्लास की बात क्लास में ही रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ, रिस्क है ना। पता चला साइड में छोटे भाई बहन को बिठा दिया और उनको भी हम पढ़ा रहे हैं, दो ऑब्जर्वर हैं एक ऑब्जेक्ट है, तो वो सोचेगा देखो ये 11th क्लास में पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं ना। तो इसीलिए ध्यान रहे। फिर बाकी आप लोगों के रिस्क पड़े, ठीक है, बाकी फिर वो आप लोगों का रिस्क। हमने तो जो बताना था वो बता दिया। अब आओ डिस्टेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। बताओ डिस्टेंस क्या होता है? सबको पता है डिस्टेंस किसको बोलते हैं? वाह, गुड, सबको पता है। डिस्टेंस का मीनिंग द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस। जैसे एग्जांपल, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। आप घर से स्कूल कैसे जाते हो? चाहते तो बिल्कुल शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से भी जा सकते थे, ए से भी तो जा सकते थे। पर ऐसे कब जाते हो? कभी गए हो ऐसे? कभी डायरेक्टली नहीं गए हो। बीच में क्या होता है? बीच में एवेंजर्स की एंड गेम आ जाती है। आजकल तो वैसे भी इतने समय से कोई मूवी आ नहीं रही है ना, है ना, कोई मतलब ही नहीं है। अभी कौन सी मूवी आने वाली? कोई अच्छी मूवी भी नहीं आने वाली। सैड लाइफ है, ठीक है। तो समझ लो कोई बढ़िया सी कोई मूवी आई है, ठीक है, एवेंजर्स एंड गेम आ गई, चलो। मार्वल्स वाले हो या डीसी वाले हो, ये तो बता दो। मार्वल वाले हो, डीसी वाले हो, या वो पता चला वो क्या नाम है वो एक्शन मूवी, हिंदी में एक्शन मूवी कौन बनाते हैं वो, जिनमें कार वार उड़ती रहती है हर जगह पे? हिंदी में भी एक दो वो है ना। रोहित शेट्टी, हाँ रोहित शेट्टी, देखो। हाँ, या रोहित शेट्टी वाले हो, ठीक है। तो कोई भी केस पर आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस किसको बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं। डिस्टेंस मतलब ये देखो, ये पाथ है, बढ़िया घूमते फिरते गए, तो ये जो टोटल पाथ की लेंथ होगी, मान लो आपने यहाँ पर दो रस्सियां लगा दी और स्ट्रिंग्स को फिर खींचा, तो वो लंबी हो जाएगी, और तो जो टोटल लेंथ होगी दोनों की लेंथ का जो सम होगा वो होता है डिस्टेंस का वर्ड। और डिस्प्लेसमेंट तो फिर समझ ही गए हो, डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, डिस्टेंस किसको बोलते हैं, राइट। चलिए, कैसी क्वांटिटी होती है डिस्टेंस? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। याद है, स्केलर वेक्टर पढ़ा दिया है अब हमने आपको, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट बताओ। यूनिट्स एंड डायमेंशन में तीन टाइप की यूनिट बताई थी। ऐसा यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। देखो, ये सब टर्म धीरे धीरे अब आ रहे हैं जो अपने पहले पढ़े थे, स्केलर, एसआई, सीजीएस, धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं ये सब अब, ठीक है। चलो कुछ और बताते हैं बात आपको डिस्टेंस के बारे में। सबको पता होगा वैसे तो, फिर भी एक बार देख लो। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर नेगेटिव। क्या आप कभी नेगेटिव डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। डिस्टेंस या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, बट कभी नेगेटिव नहीं होगा। उसी तरह से ये कभी भी इंक्रीज हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, पर कभी डिक्रीज नहीं हो सकता।
एक बार जो डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया तो हो गया, फिर अब वो कम नहीं हो सकता। कांस्टेंट रह सकता है बाद में, पर डिक्रीज नहीं हो सकता। जैसा एग्जांपल, आपकी गाड़ी में आपने देखा है ओडोमीटर होता है, एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है वो डिस्टेंस बताता है, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। अब आप मान लो कि आपने घर वालों को दिखाने के लिए कि आपने कम डिस्टेंस ट्रैवल करा, आपने गाड़ी रिवर्स ले ली, तो क्या गाड़ी रिवर्स लेने से डिस्टेंस कम होगा? नहीं होगा, डिस्टेंस तो फिर भी बढ़ेगा। मतलब डिस्टेंस जो एक बार ट्रैवल कर लिया वो तो कर लिया। घर वाले लीडिंग देख के समझ जाएंगे गाड़ी की कि आज ये जो गाड़ी है वो स्कूल से कोचिंग और कोचिंग से घर नहीं आई है, बीच में कहीं ये लॉन्ग डिस्टेंस में ये गाड़ी चली है, तो वो समझ जाएंगे, है ना। तो वही ओडोमीटर में होता है। ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ओडोमीटर डिस्टेंस मेजर करता है। बात समझ रहे हो? स्टोरी समझ में आ रही है? अच्छा, इसलिए आप लोग साइकिल से जाते हो, गुड, वेरी गुड। आप लोगों के टैलेंट पे तो मैंने कभी शक करा ही नहीं ना, इसीलिए मैंने आप लोगों के टैलेंट पे कभी शक करा ही नहीं। देखो, फर्स्ट डे से मैं नहीं बोल रहा था कि बिल्कुल फ्यूचर इंजीनियर्स और शार्प माइंड्स हैं यहाँ पर। ये लो देखो, एक ने क्या लिखा है, सर ओडोमीटर ही तोड़ दिया। देखो, ये होता है इंजीनियर, ये होता है असली इंजीनियर, जिसको बोलते हैं ना राइट फ्रॉम द कोर। अगर कोई इंजीनियर होता है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन कम्स विद एन आउट ऑफ बॉक्स आइडिया। मतलब जहाँ लोगों की सोच खत्म होती है वही तो इंजीनियर की सोच चालू होती है, कि भाई ओडोमीटर को ही रास्ते से हटा दो, बात ही खत्म हो गई। दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक टैलेंट। बाकी लोग नोट कर लें जल्दी से ये पॉइंट्स। डायग्राम हटाओ और बाकी सारी चीजें नोट करो, सब पॉइंट्स में नोट करना है ना। डिस्टेंस लिख रहे हो तो 1 2 3 4 5 पॉइंट हैं डिस्टेंस के। कितने हैं? 5 पॉइंट डिस्टेंस के। पांचों पॉइंट नोट करो। वैसे एक चीज बताओ कि मतलब आप जैसे घर में कुछ तोड़ फोड़ कर देते हो, इसी जस्ट पूछ रहा था, मतलब पता करना था कि कभी से मान लो कुछ घर में तोड़ फोड़ कर दी, तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है? मतलब क्या ब्लेम के लिए घर में कोई छोटा भाई बहन है जिसपे ब्लेम डाल दो? मतलब कोई, या पूरा, हाँ, तोड़ने के बाद सामान ही गायब कर देते हो, है ना, छुपा ही देते हो, परमानेंटली लाश को ठिकाने लगा देते हो, किसी को पता ही नहीं चले कि घर में कुछ टूटा था। या घर में बेचारा छोटा भाई बहन हो, या कैट या डॉग हो, उस पे नाम लगा दो, है ना, कि ये इसने तोड़ा है ना। या फिर ऐसा तो नहीं कि कहीं दूर कहीं से, है ना, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक फ्लाइंग चप्पल मिलती है आपको जैसे ही घर से कुछ सामान गायब होता है। दूर कहीं से एकदम से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक फ्लाइंग चप्पल आती है, एग्जैक्ट आपकी डायरेक्शन में, और सीधा आपको एक इम्पल्स, एक मोमेंटम मिलता है। कौन सा केस होता है? लास्ट केस, हाँ। चलो, देखा, फिजिक्स की हर जगह आपको फिजिक्स दिखेगा। हर जगह आपको इम्पल्स, मोमेंटम, स्पीड, एक्सेलरेशन, ट्रेजेक्ट्री, पार्टिकल की जो ट्रेजेक्ट्री है कि वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, वही सब कुछ तो मिलेगा आपको। तो इसीलिए फिजिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं। हाँ, कई बार कभी कभी तो उड़ता हुआ झाड़ू भी आता है, ये बात भी सही है आपकी, है ना। चप्पल और फिर सेकेंड जो वेपन होता है वो होता है झाड़ू। चप्पल और झाड़ू में से कुछ एक उड़ता हुआ आता है और सीधा आपको लगता है, एकदम से आपको इम्पल्स और मोमेंटम मिलता है। भाई जल्दी लिख लो, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट भी तो पढ़ना है, कितनी देर तक लिखोगे इसको? बार बार स्क्रॉल अप करवाते हो हमसे, लिख लिया करो जल्दी। आओ अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस हो गया, अब डिस्टेंस का बड़ा भाई, बड़ा भाई नहीं छोटा भाई, क्योंकि इसकी वैल्यू कम हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट।
आपके इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये डायग्राम में देख लो, मैंने डिस्प्लेसमेंट हाईलाइट करा है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। वेक्टर मतलब समझ रहे हो, उसके पास डायरेक्शन है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। डायरेक्शन कहाँ होगी? डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विल बी फ्रॉम, बोलो, डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर विल बी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। फिर क्या हो सकता है बताओ? कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। क्योंकि अभी हम देखें आगे, 5 i कैप -5 i कैप, 6 j कैप -6 j कैप हो सकता है। इसके साथ खास बात क्या है? ये इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी रह सकता है, ये डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको पता ही होंगे, वैसे बेसिक पॉइंट्स हैं, इसे भी नोट कर लो जल्दी से। हाँ बिल्कुल, आपके टेस्ट के मार्क्स जैसा है। इंक्रीज हो सकता है, बिल्कुल सही एग्जाम्पल। ये टेस्ट के मार्क्स जैसा है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वाह, क्या बात बताई आपने, वाह मजा आ गया। मतलब ये पॉइंट तो हमें ऐड करना चाहिए। कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, वाह मजा आ गया बिल्कुल। मतलब आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मतलब डेली बेसिस पर आप लोग कुछ मुझे नया बता ही देते हो, कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग मैं सीख कर ही आता हूँ डेली बेसिस पर। वाह, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली टेरिफिक, मार्वेलस, वेरी गुड। लिखने के लिए सिर्फ 60 सेकेंड्स मिलेंगे, फिर उसके बाद गॉन इन 60 सेकेंड्स वाला केस हो जाएगा। अरे हाँ, गॉन इन 60 सेकेंड्स से याद आया, मूवी देखी थी नहीं देखी थी गॉन इन 60 सेकेंड्स? बहुत पहले की मूवी है शायद। देखना भी नहीं है, नहीं देखी ना तो मत देखना अभी, एग्जाम होने के बाद देखेंगे। वैसे भी पुरानी मूवी आप लोगों ने कहाँ देखी होगी। पर एक समय की बहुत फेमस फिल्म थी वो। निकोलस केज था उसमें। नहीं, गोविंदा नहीं था गोविंदा नहीं था उसमें। निकोलस केज, एंजेलिना जोली थी, दोनों थे उसमें। कोई बात। चलो, अभी नहीं देखना, 2 साल बाद आप हमसे रेफरेंस ले लेना, हम आपको बहुत सारी मूवी की लिस्ट बता देंगे। अभी नहीं, अब 2 साल तक सिर्फ जैसी किताबें पढ़नी है। मूवी का नेम रिपीट कर दें, गॉन इन 60 सेकेंड्स। कोई है तो नहीं आसपास? फिर मेरा नाम लगाओगे सन्ने का है मूवी देखने के लिए। हमने कहा नहीं मूवी देखने के लिए, हम बोल रहे हैं कि स्लाइड चली जाएगी 60 सेकेंड में, ये तो हमें पता है, बड़े शातिर हो, है ना। हमारा नाम लेकर, क्या बोलते हैं, हमारा नाम लेकर निशाना लगाओगे कि सन्ने का है, नेटफ्लिक्स का कनेक्शन ले लो, है। हम लोगे हमारा, फंसाओगे हमें। आओ चलो, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्लियर हो गया। चलो पहले हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट? 2-3 क्वेश्चंस कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। करो। क्वेश्चन नंबर 1।
अरे वाह, सबका आंसर आ गया, गुड, वेरी गुड। देखो, बहुत ईजी था पहला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे, पहला ही क्वेश्चन था ये तो। बॉडी है 1/4 ऑफ द सर्कुलर आर्क, मतलब सर्कल के 1/4 में जाती है। ए से बी गई। बताओ डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस है ब्लू कलर में। डिस्टेंस बताओ, ब्लू कलर में डिस्टेंस कितना होगा? सरकमफ्रेंस का 1/4। पाथ लेंथ, आर्क लेंथ, ये लेंथ ऑफ आर्क है, पाथ की लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क है। कितनी हो जाएगी ये? πr/2। ये आंसर आएगा डिस्टेंस का। ठीक है। चलो, वैसे ही हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। जैसे हमने निकाला डिस्टेंस, वैसे ही अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बताओ? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल तक का शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है। अभी हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है रेड कलर में। कलर कोडिंग पर भी ध्यान देना। कितना हो जाएगा? √(a² + b², पाइथागोरस थ्योरम। √2r। ठीक है। और ये सबको तो पता है ना, 4 से क्यों डिवाइड करा मैंने, दोस्त? सर्कल के 1/4 में ये मूव कर रहा है, मतलब क्वार्टर सर्कल बोलते हैं इसको। इसको कहा जाता है क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल समझते हो? 1/4 ऑफ द सर्कल। इसीलिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा है। ये बात तो तय है कि हम इस क्लास को कभी भूलेंगे नहीं। ये क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं एक बेंचमार्क होता है कि जैसे जैसे एक्टर्स होते हैं, उनके उनके लाइफ में एक पर्टिकुलर मूवी होती है जो उनके लिए एक बेंचमार्क होती है, कि वो लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं कि उन्होंने वो मूवी करी थी, राइट? वैसे ही हमारे लिए, हाँ, वैसे ही हमारे लिए बिल्कुल बेंचमार्क है ये, कि मतलब हमें लाइफ लॉन्ग याद रहेगा कि लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था जब एक ऐसी बैच थी, ठीक है, जो वो क्रॉप टॉप पहन के बैठती थी। यही वो बैच थी ना, क्रॉप टॉप वाली है? क्रॉप टॉप पहन के ऑनलाइन क्लास में वीडियो ऑन करके बैठ जाती थी। चलो, आर्यभट्ट फ्रॉम, वो क्या था, आर्यभट्ट और वो, बार बार भूल जाते हैं यार, एक नाम याद आता है दूसरा भूल जाते हैं। आर्यभट्ट और रामानुजम वाली बैच, है ना? चलो, कुछ तो करना पड़ेगा इस बैच को फेमस करने के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जिसे पूरे इंडिया में पता चले कि ये भी एक बैच थी। कुछ तो करना पड़ेगा। करो, अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन करो। लगता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर करना पड़ेगा, हाँ। यही बोलते हैं आजकल सब लोग, कि अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करो। क्या बात है, आज बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं। इतनी जल्दी जल्दी तो कभी आंसर नहीं दिया आप लोगों ने। एकदम से आंसर दे रहे हो सब लोग। फटाफट फटाफट क्वेश्चन डाला, आंसर दे रहे हो, क्या बात है। आ गया आंसर सब लोगों का? चलो डिस्कस भी कर लें, क्योंकि 99.9% लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दिया है। ठीक है, खुश मत हो। 99.9 लोगों ने इस क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। आओ अब हम समझें कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखा, डायग्राम भी हमने बना दिया। और क्या चाहिए? व्हील देखा है आपने? लाओ हम दिखाते हैं व्हील। एक व्हील था। 1 मिनट रुकेंगे हम लोग, नॉइज कैंसिल हो जाए, उसके बाद हम लोग वापस आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अब हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये एक व्हील है, ये रहा एक व्हील।
अभी बताओ कि इसका वो पॉइंट जो ग्राउंड के कांटेक्ट में है वो कौन सा है, सरकमफेरेंस पर कौन सा पॉइंट है जो ग्राउंड के कांटेक्ट में, ये रहा। अब जब व्हील आधा रिवॉल्यूशन फॉरवर्ड रोल कर जाएगा, जब व्हील आधा रिवॉल्यूशन फॉरवर्ड रोल कर जाएगा, तब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कितना आगे आ जाएगा। इसका सेंटर ऑफ मास पाई आर के इक्वल आगे आ जाएगा। बताओ पाई आर कैसे आया, सरकमफ्रेंस का हाफ। समझ में आ रहा है, आधे रिवॉल्यूशन में सरकमफ्रेंस का हाफ पाई आर आगे आ गया। सबको समझ में आ रहा है, गुड। ये लिखा है मैंने पाई आर, किसी को क्लियर नहीं हो तो ये है पाई आर। और ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट चला जाएगा टॉप पर, ये पॉइंट चला जाएगा टॉप पर, ये यहाँ आ जाएगा। अब बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। कितना होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या बोलोगे इसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट इज रूट ऑफ, समझ में आ रहा है, पाथ लेंथ, ये डिस्प्लेसमेंट है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, रेस लूं क्या कि रहने दें अभी, रिस्क लें या रहने दें, रहने देना, हाँ मैं भी वही सोच रहा था, रहने देते हैं, है ना, ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। चलो ले लेते हैं इस बार, और रिस्क है ना, बता देते हैं। देखो बात ये है कि अभी आपने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला है, कभी सोचा है इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, कुछ आइडिया है इसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता ही देता हूँ, बात आ ही गई है तो, ये जो व्हील है, एक काम करते हैं, एक बार बना के उसको कॉपी करते हैं, हर बार सेम साइज का मिलेगा। यार बन ही नहीं रहा, ये है ना व्हील, तो ये व्हील किस दिन काम आएगा, कॉपी पेस्ट, पेस्ट। देखो ये पूरा एक रिवॉल्यूशन हो गया व्हील का, आज समझना ये पूरा व्हील का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये व्हील ने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो जो पॉइंट ग्राउंड के कांटेक्ट में था, ये पॉइंट था ग्राउंड के कांटेक्ट में, आधे रिवॉल्यूशन के बाद ये यहाँ आएगा, पूरे रिवॉल्यूशन के बाद यहाँ आएगा। अभी आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, आपको पता है इसका असली पाथ कैसा दिखता है, इसका असली पाथ कुछ ऐसा दिखता है, ये जो पॉइंट है ना, सिर्फ उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसका असली पाथ आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। और इस पाथ को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया है किसी को, इस पाथ को हम लोग बोलते हैं, अगर प्योर रूलिंग हो रही है तो इस पाथ को हम बोलते हैं साइक्लॉइड। और आगे जाकर ये लेंथ निकालेंगे हम लोग इंटीग्रेशन से, पर कब, जब हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। एक ना एक दिन दिवाली के आसपास, या हो सकता है दिवाली के बाद या दिवाली के पहले, पता नहीं, जब भी आएगा रोटेशनल मोशन नाम का एक टॉपिक आएगा, जिसे देख के, जिसे पढ़ के, जिसे समझ के आपकी लाइफ एकदम से बदल जाएगी। फिर आप पहले जैसे नहीं रहोगे, जिस दिन आपने रोटेशनल मोशन पढ़ लिया उस दिन आप पहले जैसे नहीं रहोगे। ये बात तो जरूर कंफर्म वे में तय है कि रोटेशनल मोशन पढ़ने के बाद इंसान बदल जाता है। ठीक है, समझ में तो नहीं आता है टॉपिक, पर इंसान बदल जरूर जाता है। हाल फिलहाल रोटेशनल मोशन में आप ये पढ़ोगे, जब हम पढ़ाएंगे आपको प्योर रोलिंग, ये पाथ होता है साइक्लॉइड, और हम इसकी लेंथ भी निकालेंगे। पर अभी इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सर्च करना तो आपको पता चलेगा साइक्लॉइड की पाथ लेंथ कितनी होती है। चलो, अभी तो हमने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकाला है, अभी तो काइनेमेटिक्स से ये डिस्प्लेसमेंट निकाला है हमने, या ये डिस्प्लेसमेंट बोल दो, ये निकाला है। ठीक है, चलो, तो हो गया क्लियर, आगे बढ़े।
चलो एक क्वेश्चन और करके बता दो मुझे जल्दी से। लिखना है। लिख तो लिया था, और कितनी बार लिखोगे, जल्दी लिखो। 30 सेकंड दे रहे हैं, जब तक लिखो तब तक हम कलर करते हैं, और क्या करेंगे अब बताओ। 30 सेकंड दे रहे हैं लिखने के लिए, तब तक हम इसमें कलरिंग करेंगे। ठीक है, लिख लिया होगा सब लोगों ने। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन की फोटो लेनी है, क्वेश्चन तो गया, अब नया क्वेश्चन आ गया। अब इसकी फोटो ले लो। अरे वाह, सब लोगों का आंसर आ गया। करें, चलो सॉल्व करके देखें। अभी हमने सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया है। काफ़ी देर तक इस पे क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद स्पीड वेलोसिटी की बात करेंगे। पहला पार्ट, 5 मीटर ड्यू नॉर्थ, 12 मीटर ड्यू ईस्ट। डायरेक्शन सबको पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबको आइडिया है डायरेक्शंस का, राइट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 5 मीटर नॉर्थ, पहले 5 मीटर नॉर्थ जाओ, फिर 12 मीटर ईस्ट जाओ, 5 मीटर नॉर्थ, 12 मीटर ईस्ट। बताओ आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। आपका डिस्प्लेसमेंट ये होगा, इनिशियल से फाइनल। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5 और 12 का रिजल्टेंट 1390 डिग्री पर, पता है ना, ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट, याद रखना है ये सब कुछ अपने को, है ना। नहीं, 13 के कैप नहीं होगा, 13 के कैप नहीं होगा। अरे रे 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 रे, 13 के कैप नहीं होगा, देखो। ये इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे कैप, ये आई कैप है, ये जे कैप है, 13 के कैप नहीं है। ये है 12 आई कैप। अरे रे रे, 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप। कैसा करते हो इतना पढ़ाने के बाद भी।
ये डिस्प्लेसमेंट है, 12 i कैप और 5 j कैप, इन दोनों का रिजल्ट है ये, जिसका मैग्नीट्यूड निकालो सिखाया तो था आपको। बड़े ही पापी हो यार, पूरा सिखाने के बाद वेक्टर्स में। ये मैग्नीट्यूड है। चलो हो गया फर्स्ट पार्ट, आओ अब सेकंड पार्ट की बात करें। करें सेकंड पार्ट स्टार्ट। चलो, आपको याद है मैंने थोड़े दिन पहले वेक्टर्स में आपको एक चीज़ पढ़ाई थी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ने बताया था काइनेमेटिक्स में हम यूज़ भी करेंगे। याद आ रहा होगा वैसे आपको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। याद है, ये मैंने लिखाया था, डिराइव कराया था, वेक्टर्स में पढ़ा था हम लोगों ने। चलो गुड। तो बताओ अब यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूंगा, फाइनल मतलब R2 वेक्टर। कर लोगे माइनस? बताओ माइनस करने पर ये कितना आ रहा है। इसमें से इसको माइनस करो तो -3 i कैप, 7 में से 3 गया तो 4 j कैप, 2 में से 4 गया तो 6 बचेगा, -4 गया क्योंकि वो है ना। चलो, अब इसका हमें मैग्नीट्यूड पूछा था, हमसे ये नहीं पूछा था, हमसे तो पूछा था इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे √ऑफ a² प्लस b² प्लस c²। कितना आ रहा है ये? √61 आ रहा है। अच्छा, चलो आप लोगों ने बोला, मैंने कैलकुलेशन नहीं करा है, डायरेक्ट लिख देता हूँ √61। ये आंसर आना चाहिए क्योंकि आपसे मैग्नीट्यूड पूछा था। हो गया क्लियर? बहुत बढ़िया, गुड। लिख लो जल्दी से, 30 सेकंड दे रहे हैं, जिसको लिखना है, जो लिखना है, जैसा लिखना है वो सब लिख लो, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है। नहीं 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 नहीं, पहले मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगी, डायरेक्शन पहले ही हट जाएगी। पहले से मैग्नीट्यूड नहीं निकाल के फिर माइनस मत कर देना, नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल मत करना। जैसा हमने बताया है वैसे ही करना है पहले। जो सीक्वेंस हमने बताया है बिल्कुल वैसा ही फॉलो करना है। मैगी बनाते हो, कैसे बनाते हो मैगी, जो सीक्वेंस लिखा होता है वो उसके पैकेट पे वही फॉलो करते हो ना, कि पहले वाटर बॉईल करो फिर मैगी डालो फिर मसाला डालो। कैसा करते हो क्या, पहले मसाला बॉईल करो फिर मैगी को हीट करो फिर वाटर डालो, नहीं करते ना ऐसा। वैसा नहीं करना है, जो सीक्वेंस है, जैसा सीक्वेंस है बिल्कुल वैसा ही करना है, सब गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। ये क्वेश्चन है, अब ये ट्राई करो। ये ट्राई कर लिया तो उसका मतलब हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का बेसिक कंसेप्ट सबका क्लियर है। फिर हम स्पीड वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। और वैसे भी आज का दिन का शायद ये आखिरी क्वेश्चन ही मान लो इसको। आज के दिन का ये आखिरी क्वेश्चन भी है, इसे सही करके जाना है। क्वेश्चन लिखने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको टोटल मिला के कितने मिनट्स मिलेंगे? 200 सेकेंड्स ले लो चलो।
क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्व कर लो, 200 सेकेंड्स के बाद हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। आओ अब ट्राई कर ही दें, बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं, कुछ आधे सही हैं, कुछ आधे गलत हैं। देखो, आपको एक इक्वेशन दी हुई है। पहले मैं इसी इक्वेशन पे वर्क करता हूँ। t इक्वल टू √(x+3). तो कैसे ऐसा लिख सकता हूँ कि √(x) इज t-3, और इसको स्क्वायर कर दो। अब इसको स्क्वायर कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा? x, लेफ्ट हैंड साइड पे x और राइट हैंड साइड पे ये मिलेगा। अब पता है आपको क्या मिल गया? ये आपको मिला पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पढ़ा है हम लोगों ने फंक्शंस। ये आपको क्या मिल रहा है? ये आपको मिल रहा है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मतलब अलग अलग टाइम पर उसकी पोजीशंस क्या क्या हैं, ये मिल रहा है आपको। एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो हमने पढ़ा था पहले मैथ्स में। अब बताओ, आपको अलग अलग टाइम पर पोजीशन निकालनी है, कैसे निकालोगे? टाइम की अलग अलग वैल्यू रखते हो। तो देखो मैंने टेबल बनाया है। टाइम स्टार्ट किया है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मेहनत आपको करनी है। क्या करना है? इस इक्वेशन के अंदर आपको टाइम रखने हैं
और जैसे आप टाइम रखते जाओगे आपको क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलता जाएगा आपको। टाइम रखते जाओगे आपको ये मिलता जाएगा, एक्स मिलता जाएगा। तो ये साइकिल ऐसा कंप्लीट होगा। देख लो ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। जैसे टाइम को रखो जीरो तो एक्स आएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर 9। तो ये अलग अलग पोजीशन आ गई। समझ में आ रहा है टेबल कैसे बनाया होगा मैंने। एक्सप्लेनेशन के लिए सब निकाल लिए। वैसे तो आपको तीन ही चीज़ें निकालनी थी, 0 और ये 3 और 6 सेकेंड में निकाला। एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने पूरा आपको समझा दिया, ठीक है। बाकी चीज़ें भी निकाल दी मैंने, ठीक है। टेबल बना दिया पूरा मैंने। आपको ये पोजीशंस मिल गई। आओ अब अपन इसको डायग्राम में समझते हैं। डायग्राम में समझते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। पार्टिकल जा रहा है एक्स एक्सिस पर, राइट। मान लो चलो ये वाई एक्सिस भी बना देता हूँ मैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पार्टिकल मूव कर रहा है। और t = 0 पे उसका एक्स कोऑर्डिनेट है 9। मतलब t = 0 पे पर्सन कहाँ है बताओ। t = 0 पर पर्सन यहाँ है। कलर वलर भी बना देते हैं। ये देखो पर्सन की पोजीशन है, कहाँ पर है पोजीशन, 9, 0 पर। कब है ये, t = 0 पर। t = 0 पर पर्सन था 9 पर। फिर 3 सेकंड पे कहाँ आ गया, ये देखो 3 सेकंड पे वो आ गया 0 पर। मतलब पर्सन जो था वो 3 सेकंड पर आ गया 0 पर। कलर पर भी ध्यान देना, कलर भी चेंज हो गया पर्सन का। ये पर्सन की पोजीशन है ना, ये है 0, 0। कब, t = 3 पर। चलो बस पहले मुझे इतना बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। 0 से 3 तक इसका डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे। कोई आपसे पूछता है 0 से 3 तक इसका डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे इनिशियल से फाइनल तक। इनिशियल से फाइनल तक ये खींच रहा हूँ मैं, देखो इनिशियल से फाइनल तक का वेक्टर खींच रहा हूँ। तो ये होगा -9 i कैप। ध्यान देना क्या लिख रहा हूँ मैं, -9 i कैप। ये होगा -9 i कैप। समझ में आ रहा है माइनस क्यों। डायरेक्शन देखो। फिर 3 से 6 तक बी पार्ट सॉल्व करते हैं। 3 पे इधर था, 6 पे कहाँ आ गया वापस देखो। ये 6 पे वापस यहाँ आ गया, 9 पर आ गया फिर से। तो ओवरलैपिंग पर्सन बनेंगे। वापस यहाँ आ गया वो। बस अब डायरेक्शन चेंज कर दी उसने, वापस यहाँ आ गया। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक, 3 से 6 तक, 0 से 9 तक पहुंच गया वो। तो अब उसका नया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब उसका नया डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला वेक्टर। बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कितना है। कलर कोडिंग पे ध्यान देना, सारी चीजें कलर कोडिंग से लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। कलर से आपको समझ में आना चाहिए कौन सा आंसर किस डायग्राम का है। 9। अब बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा उसने। डिस्टेंस ट्रैवल करा 18 मीटर। सोचो 18 मीटर क्यों आया। डिस्टेंस तो ऐड ही होगा, 9 पीछे जाके 9 आगे आ रहे तो 18 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट है 0। सी पार्ट में दो चीजें पूछी थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दो चीजें पूछी थी मैंने सी पार्ट में। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। डिस्टेंस भी पूछा गया था, डिस्प्लेसमेंट भी पूछा गया था। दोनों चीजें पूछी थी तो डिस्टेंस आएगा 18। और स्टिल बेटर अपन कलर ही चेंज कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट का। कौन सा कलर यूज नहीं हुआ है, ये लो, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब पूरी स्टोरी समझो अच्छे से। क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया आज अपन ने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे स्पीड वगैरह की भी बात होगी, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब की भी तो बात करनी है हमें नेक्स्ट टर्न पर। तो इन सब की बात हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतनी डेफिनेशंस काफ़ी हैं। पर एक बार ये टॉपिक एचसीवी से जरूर पढ़ लेना है ना। एचसीवी से टॉपिक
पढ़ना बहुत जरूरी है। हर बार की तरह आपको बता चुका हूँ, जितने भी टॉपिक्स अब फिजिक्स के स्टार्ट हो चुके हैं, आज से हमारे फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं। प्रॉपर मैकेनिक्स फिजिक्स अब स्टार्ट हो चुका है, मैथ्स खत्म हो गया है हमारा। तो आपको डेली बेसिस पर जो आगे के टॉपिक्स है उनको प्री रीड करके आना है, ठीक है। चलो, तो आगे नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।